नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पटाखों के बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश शुक्रवार को आ गया। अंतरिम आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की लड़ियों के बनाने और बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऐसे पटाखे जिनका निर्माण हो चुका है और कोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं बने हैं, उनको दिल्ली एनसीआर में बेचने की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ बेरियम साल्ट वाले पटाखे प्रतिबंधित हैं। ग्रीन पटाखे ही बनाए, बेचे और जलाए जा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लिपकार्ट, अमेजन समेत दूसरी ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई ई-कॉमर्स कंपनी पटाखों की बिक्री करती है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिवाली और अन्य त्योहारों जैसे गुरु पर्व वगैरह पर 8 से 10 बजे रात तक बजाए जा सकेंगे। क्रिसमस की रात और नए साल के अवसर पर 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे बजाने की इजाज़त होगी। प्रतिबंध पटाखों पर और धूम धड़ाके पर, लेकिन लोग कैसे सोचते हैं, समझते हैं और उसको निभाते हैं, ये लोगों पर ही निर्भर, क्योंकि जिस भी चीज़ पर प्रतिबंध है वो सारी चीज़ें बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं और यही शायद नियम और कायदे की आड़ में सबसे बड़ी बाधा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपने मेहमानों से जुड़ते हैं। हमारे साथ बीजेपी से उमेश सिंह जुड़े हुए हैं। उमेश सिंह जी, स्वागत है आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका एएनबी पर। नमस्कार, धन्यवाद। उमेश सिंह जी, ये जो प्रतिबंध आता है, सम्मान है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रतिबंध की जो भी चीज़ें, जो भी नियम कायदे हैं कि इस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो सारी चीज़ें बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होती हैं, तो ये प्रतिबंध निभाए कैसे जाएं फिर? निश्चित तौर से देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि होता है और उनके आदेश का सभी को पालन करना चाहिए। शासन ने पूरी तरह से जो है उस पर रोक के लिए उसने पूरा तरह से प्रचार प्रसार भी किया है। पूरा पुरजोर ताकत से कहा गया है कि ये सब कोर्ट के खिलाफ कोई काम न करे जिससे नुकसान हो, तो उस पर पूरी तरह से पूरा जो है अमल करेगी। और जनता भी अब जागरूक है, पहले जैसे अब नहीं है स्थितियाँ, और अब जो है जनता में काफी जागरूकता है और वो निश्चित तौर पे कोर्ट का सम्मान करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जी संदीप त्रिपाठी जी, संदीप जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी जी, बोलिए। संदीप जी, प्रतिबंध जिन चीज़ों पर लगाया जाता है वो चीज़ें सब आसानी से बाजार में उपलब्ध होती हैं, तो प्रतिबंध लगाए तो जा रहे हैं, लेकिन निभाए कैसे जाएं? देखिए, इसके लिए जो भी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ये भी एक जमीन पर सच्चाई है। बहुत सी जगह पे प्रतिबंध है। आप समझिए कि गुजरात में दारूबंदी है, लेकिन आज भी अगर आप किसी से पूछेंगे तो सबसे ज्यादा अगर जो है शराब पी जाती है कहीं पे तो गुजरात में। ये जमीनी सच्चाई है, लेकिन इसको भाजपा के या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जल्दी स्वीकार नहीं करेगी। तो ये, और दूसरी बात एक चीज और आती है कि एक तरफ आप जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बड़ा सम्मान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अच्छी चीज है, और दूसरी तरफ आपके ही जो आईटी सेल है, आपके नेता हैं नरोत्तम मिश्रा जी का भी बयान सुन लीजिए कि ये हिंदुओं पर ही क्यों लागू होता है, सनातन धर्म के खिलाफ। जब इस तरीके की आप बात करते हैं और उसे लागू कराने की भी बात करते हैं तो दो अर्थी बातें होती हैं। अगर जो है ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही है और इस तरीके के इसके खिलाफ में कोई जाकर अगर टिप्पणी कर रहा है तो मैं ये कहता हूँ कि सर्वप्रथम पहले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें नरोत्तम मिश्रा जी, आज उनका वीडियो और सब कुछ पड़ा है फेसबुक, व्हाट्सएप पे, उसको संज्ञान में जो है सरकार को लेना चाहिए। चलिए संदीप जी, एक बार उमेश सिंह जी से राजनीतिक बयान ले लेते हैं नरोत्तम मिश्रा जी के बयान पर, फिर कुछ गंभीर सवाल पूछ लेंगे एक आध आपसे। उमेश सिंह जी,
जो आप कह रहे हैं कि नियमों का पालन होना चाहिए और ये सब होना चाहिए, तो आप ही के नेता मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि ये सब हिंदुओं पर क्यों, तो जरा एक बार जवाब दे दीजिए। राजनीतिक पर गंभीर सवाल पूछ लेंगे आपसे भी। नहीं, देखिए, वो नरोत्तम मिश्रा जी का अपना अपना पर्सनल बयान होगा। किस बात के लिए मैंने सुना नहीं हूँ, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि इस तरह की बयान से बचना चाहिए। ये बयानबाजी अगर दिया है तो उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट का सम्मान होना चाहिए और कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। वो चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो जो है तो कोर्ट जो है वो सर्वोपरि है और उनके जो है आदेश का पालन होना चाहिए। उसमें अगर किसी ने गलत बयानबाजी करे तो मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं उसको गलत मानता हूँ। अच्छा, उमेश जी और संदीप जी, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही आप प्रवक्ता यहाँ पे विराजमान है, तो आपसे एक सवाल गंभीरता से ये पूछ रहे हैं कि ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी, कई राज्यों में आपकी भी सरकार है, कई राज्यों में आपकी भी सरकार है, और वहाँ पर कचरे के पहाड़ बने हुए हैं और सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट की ये सब बातें, ये कचरा प्रबंधन की बातें, ये सब बेमानी सी नज़र आती हैं, महज राजनीतिक उठापटक। और कई जो नगर निगम हैं, राजनीतिक उठापटक या सिर्फ ये कमीशन को लेके वहाँ पे चीज़ें ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। तो क्या लगता नहीं है कि ये महज पटाखे नहीं चलाने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? या एनजीटी जिस बात को कह रही है उसको राज्य सरकारें गंभीरता से सुन ले तो उससे भी कुछ होगा? तो आपने कही बात, वो बहुत ही गंभीर बात है। आप समझिए कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर प्लास्टिक वेस्ट का मार्केट है तो वो हमारे यहाँ पे है। और यहाँ तक कि बाहर के भी वेस्टेज जो नौका हैं या बड़े बड़े पोत हैं, वो टूटने के लिए बाहर के वेस्ट जो है रिसाइकिल होने के लिए इंडिया आते हैं, कितना किराया भाड़ा खर्च करके वो हमारे यहाँ भेजते हैं, क्योंकि वो अपने यहाँ इसको रिसाइकिल नहीं करना चाहते। इस तरीके के कार्य को सरकार कोई भी हो, ये मेरे हिसाब से एक जो है अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक होने के नाते मैं ये कहूंगा कि कोई भी सरकार हो, इस पे रोक लगनी चाहिए। इस तरीके के जो वेस्टेज हमारे यहाँ आके जो है रिसाइकिल होते हैं, बाहर के जो आते हैं वो उस पर तो तत्काल रोक लगनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कूड़े के ढेर बन रहे हैं, उनको भी रिसाइकिल के लिए जो है एक अच्छी पहल करनी चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर। और एक बात अभी आपने कही कि पटाखों से क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी बात आपने कही। और एक भाजपा के मित्र को मैं एक चीज और याद दिला देना चाहता हूँ। कांवड़ यात्रा पर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बैन लगाया, कांवड़ यात्रा के में साउंड के इस्तेमाल पर, डीजे के इस्तेमाल पर। लेकिन यही भाजपा क्या प्रचार कर रही थी उस समय किस तरीके से जो है सपा को कह रहे थे कि सपा जो है मुस्लिमवादी है और जो है इस वजह से डीजे बंद करवा दिया जो है उसमें कांवड़ यात्रा में। ये बताना भूल गए कि हाई कोर्ट के आदेश है। तो भाई साहब, आज आपको ये बताना पड़ेगा कि ये बताइए कि आप जो है हिंदू विरोधी हैं, जो आपके शासन में, आपके समय में एनजीटी इस तरीके का आदेश जारी कर रहा है कि पटाखे मत फोड़िए। आप जब दूसरे पर आक्षेप इस तरीके के लगाएंगे और आप जो है गंभीरता से पर्यावरण के बारे में ना सोचकर उससे भी पॉलिटिक्स करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में जैसे कहा जाता है कि आसमान पे थूकेंगे तो गिरेगा आप पर ही। और ये ऐसे विषय है कि वाकई ये जो है वैश्विक विषय है, कोई सिर्फ एक राज्य और एक जो है देश की बात नहीं है, ये वैश्विक विषय है। और ये इससे जो है अगर कहीं भी प्रदूषण होता है, जिसके किसी दूसरे देश में भी होता है, तो उसका प्रभाव हमारे यहाँ भी पड़ता है। तो ये हम सबको सोचना चाहिए। और एक चीज और समझिए कि आप जिस तरीके से एसी और इस सब का और बड़े बड़े मॉल में लाइट और ये बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इस पे भी जो है सोचने की बात है और इस पे भी सोचना पड़ेगा हम लोगों को, और गंभीरता से सोचना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में जिस तरीके से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है वो जो है और तेजी से बढ़ेगा, जिससे आने वाले समय में धरती का तापमान बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। उमेश सिंह जी जवाब दे दीजिए। सबसे पहले तो आप संदीप त्रिपाठी के जो आरोप है उनका। नहीं, ठीक है, मैं संदीप त्रिपाठी जी एक अच्छे वक्ता हैं और बढ़िया बोलते भी हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। और उन्होंने भी इस चीज को कहा, मैं उसको भी स्वीकार करता हूं कि ये सभी भी, कोई भी पार्टियां हों, वो सभी को जो है इस पे ध्यान देना चाहिए। अब रही बात वो कि उसका आरोप प्रत्यारोप और सपा को ले आए बीच में और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ले आए, तो वो भाजपा, वो कांग्रेस के हैं, तो थोड़ा सा उनका विरोध करना वाजिब है, उससे मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ। मैं इतना बताना चाहता हूँ, जनता पूरी देख रही है, सुन रही है, और आपके करोड़ों लोग आपकी चैनल को देखते हैं। आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये
कोर्ट के न्यायपालिका का सम्मान करती है, चाहे वो सेंटर की सरकार हो चाहे प्रदेश की हो। प्रदेश की सरकार जितनी सख्त है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस तरह से किसी चीज को कंप्लाइन कराती है, जिस तरह से यहाँ सख्ती करती है, जिस तरह से क्रिमिनलों के अगेंस्ट रहती है, किस तरह से यहाँ से कब्जेदारों को, किस तरह से भूमाफिया को, किस तरह से लोगों को ये पूरी तरह से इनको जो है कब्जे में रखा, और किस तरह से इनको प्रदेश से भागने की नौबत आ गई है, तो वो जेल में है आज 90%। तो ये स्थितियां ये पूरा प्रदेश जानता है। उसके ऊपर आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, ये ठीक है, पार्टियां अपने अपने हिसाब से बोलना है उनको बोले, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना मैं बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से वो सेंटर से लेकर के स्टेट तक सरकार बहुत ही गंभीरता से लेती है, और साफ सफाई के बारे में जो 70 सालों की 60-65 सालों की गंदगी थी, उसके लिए भाजपा सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के आते ही देश नहीं पूरा दुनिया जानती है कि कैसे सफाई हुआ था ऑफिस का, इसका जो कभी नहीं हुआ था पहले, और किस तरह से साफ सफाई पे ध्यान रखते हैं। आज भी हमारे चाहे जितने बड़े मिनिस्टर हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे प्रदेश के हो, चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, आज भी झाड़ू हाथ में दिखता है। क्या कोई बता सकता है कि क्या आजादी से आज तक कभी किसी नेता के हाथ में झाड़ू दिखा हो? लेकिन आज दिखता है, ये पूरा दुनिया देखती है, इसकी सराहना करना चाहिए, जो सही है उसको सही बोलना चाहिए। सर आपकी बात को मैं आगे बड़ा करना चाहता हूँ कि ये संदेश तो महात्मा गांधी जी दे चुके थे पहले, लेकिन जागरूकता और चेतना पैदा की है निश्चित रूप से वो केंद्र सरकार ने की है। अच्छा सर, ये जो आपने बोला कि सफाई में सब इतना आगे निकल गए हैं, सब हो गया है, तो सर इतने राज्यों में आपकी सरकारें, उमेश जी मैं ये भी जानना चाहता हूं कि कचरा प्रबंधन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? आपकी इतने राज्यों में सरकारें हैं, कोई एक ऐसा राज्य है जिसने ये कहा हो, या जो आपको पता हो, मुझे जानकारी नहीं है, आपसे पूछ रहा हूं कि जो कचरा प्रबंधन में सबसे, कि जिसने कचरा प्रबंधित कर दिया हो पूरी तरीके से पूरे राज्य में? हाँ, आप थोड़ा सा रिपोर्ट देखें कर्नाटक का, जो आज बहुत कम दिन हुआ है, साल सवा साल हुआ है सरकार आए, साल भर भी नहीं बीता है, उसके पहले तो आप वहाँ की रिपोर्ट देखिए, पहले की देखिए और आज की देखिए, अब उससे पता चलेगा। आज उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन उससे आप टैली करें अदर प्रदेशों से, तो आज देखिएगा कि बहुत अच्छी स्थितियाँ हुई है। सर मैं उमेश सिंह जी आपको एक बात बता दूं, उमेश सिंह जी आपने कभी डंपिंग यार्ड देखे जाके? मैं जवाब दे दूं? उमेश सिंह जी डंपिंग यार्ड देखे आपने जाके कभी? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो सर हमने देखा है, तो सर हमने देखा है, पूरे देश में देखा है। अब आप मैंने दिल्ली की डंपिंग वो देखा हूँ, हाँ। जो गाजीपुर डेयरी के पास हुआ है, हाँ। मैं वहाँ पे उसका सर्वे किया था, हाँ। उसको जो है मैंने अच्छी तरह से वहाँ देखा था, तो सर मेरे स्थितियाँ गंभीर थी। तो सर मेरे कहने से एक बार आप जब भी उसके बारे में आरोप प्रत्यारोप चला है, आप पार्टी से मुख्यमंत्री के, वो सर आपने दिल्ली का ही देखा, अपने राज्य का, नगर निगम सरकार को दिल्ली आपने वो दिल्ली का ही देखा। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप किसी शहर में जाएं, किसी भाजपा शासित राज्य में जाएं, किसी कांग्रेस शासित राज्य में जाएं, तो एक बार वहां डंपिंग यार्ड भी देख कर आइएगा, तो पता चलेगा आपको कि पटाखा बजाने और नहीं बजाने से क्या होगा, लेकिन उनका प्रबंधन करने से क्या हो जाएगा। संदीप त्रिपाठी जी, शायद दौड़ा, देखिए अभी पिछले हफ्ते में, एक हफ्ते में मैं 4 स्टेटों का दौड़ा किया। अरे सर अब सुन लीजिए, एक हफ्ते 6 दिन के अंदर जी, और मैं सुन लीजिए संदीप जी, लगभग अब उमेश सिंह जी कृपया आप थोड़ा सुन लीजिए। उमेश जी आपसे जवाब ले लेंगे। संदीप जी संदीप जी ये बताइए कि आधी आबादी के पास सही ढंग से पीने का पानी नहीं है, आप उससे 2 समय हाथ धोने की बात करते हैं, लाइट कहीं आती है और कहीं नहीं आती है, और तमाम चीज़ें, तमाम दुश्वारियां हैं आम जनजीवन में जीने पे, और आप उससे प्रतिबंधों की मांग करते हैं, वो प्रतिबंध सहने को भी तैयार है, लेकिन जो लोग, जो डंपिंग यार्ड है उनके पास जो लोग रह रहे हैं, उनका जीवन क्या जीवन नहीं है, उनका जीवन बेमानी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत दुखद बात है, और इसमें राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, और इस पे मैंने कांग्रेस की पिछली सरकार ने बहुत काम किया है, उसको कुछ संदीप जी, उमेश जी आप हमारे साथ बने रहिए। संदीप त्रिपाठी जी, आप जो जवाब दे रहे हैं
उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि तमाम चीज़ें, प्रतिबंध, सारी जगह, सारी बातें अपनी जगह जायज़ हैं, लेकिन क्या जो आबादी है उसको जीने के सारे अधिकार सही ढंग से मुहैया नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। एक जो मैं बहुत जरूरी बात कर रहा था वो बात कट गई थी। भाजपा वाले आ गए थे हमारे सीएम साहब बीच में। देखिए, एक बड़ी बात आप समझिए कि आपकी कार्य करने की नियत क्या है, ये बहुत बड़ा सरकार में इफेक्ट करती है। कह क्या रहे वो कहना जो है माने नहीं रखता है। आपके काम की नीति क्या है वो माने रखती है। एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात रखूंगा। जो है गंगा सफाई की बात भाजपा करते हुए सरकार में आई और 31 सीवेज प्लांट कांग्रेस ने लगाए थे। अभी भाजपा के मैं मित्र से पूछूं कि आपने कितने नए जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, उनके पास जवाब नहीं होंगे। मुझे पता है, इसलिए कि नए नहीं लगे हैं, जो पुराने चल भी रहे थे वो बंद हो गए। इसलिए कि मैं गंगा किनारे का रहने वाला हूं और लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट मेरे आसपास के हैं, रायबरेली, प्रतापगढ़ का मैं रहने वाला हूं और प्रयागराज। तो तीनों जगह के जो भी और कानपुर की स्थिति क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। आप पानी बंद करा दीजिए, कंपनी बंद करा दीजिए, वो तो अलग बात हो जाती है, लेकिन कंपनी चलती रहे और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत जो है पानी शुद्ध होके जाए, वो अलग बात होती है। भाजपा के मित्र आके कह सकते हैं कि हमने ये कंपनी बंद करा दी, अच्छी बात है, कंपनी बंद करा दिया तो रोजगार भी खा लिया। और एक चीज आप समझिए कि हमारे मित्र ने कहा कि झाड़ू लिए हुए कोई नेता, अरे भाई साहब कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आपको ये नहीं पता है कि एक पार्टी का झाड़ू निशान ही है, उसके एक एक कार्यकर्ता झाड़ू लेके टहल रहे हैं। आप कह रहे हो कि किसी को देखा है पहले क्या? तो आप झाड़ू की बात मत ही करिए तो ज्यादा बढ़िया। और फोटो खिंचाने से सफाई नहीं हो जाती है। आप बता दीजिए कि आज अब भी जानते हैं 0.5% स्वच्छता अभियान से हम लोग अलग से टैक्स देते हैं। जहां पर भी सर्विस टैक्स लगता है 0.5% टैक्स हम आपसे लिया जाता है। आप भी देते हैं, हम भी देते हैं और एक खेत में काम करने वाला व्यक्ति भी देता है। क्योंकि अगर वह रेलवे यात्रा करता है, LIC देता है, डीजल पेट्रोल खरीदता है तो वो भी 0.5% टैक्स देता है। और उस मद में लगभग आपने जो है 10 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किए और उस 10 लाख करोड़ में आपने खर्च क्या किया उसका हिसाब आप देने को तैयार नहीं है। आप 10,000 का एक शौचालय दे देते हैं 12,000 का शौचालय देकर, और जिसको 1 बाई 1 का गड्ढा बनता है, अगर 3 व्यक्ति अगर उसमें 3 दिन लैट्रिन चले जाए, जमीनी सच्चाई में बता रहा हूँ, तो उसमें जो है चौथे दिन जो है उसमें पानी की जगह नहीं रहेगी। आप ऐसे शौचालय बना के कौन सी सफाई कर देंगे? आप गांव में चले आइए, आज वहाँ पर जो है टंडे रखे जा रहे हैं, अब आदमी लकड़ी रख रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं। तो देखिए, बात हमने कहा जो कि आपकी नीयत जो होती है वो अफेक्ट करती है। आपने सफाई के नाम पर टैक्स लिया, पिछली सरकारों ने कभी टैक्स भी नहीं लिया। आप ये बताना भूल जाते हैं। आप ये कहते हैं कि सफाई के पहले किसी ने झाड़ू उठाया, झाड़ू बिल्कुल उठी है। झाड़ू उठी ना होती तो इस देश में जिस तरीके से डंपिंग यार्ड आप कुछ गिने चुने देख रहे हैं, पूरे आपको हर गांव और हर जो है कस्बों में मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जैसे भी आपने बताई डंपिंग यार्ड की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। मैं कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि केंद्र सरकार को जब आप टैक्स वसूल रहे हो, जनता से स्पेशल सफाई के नाम पर टैक्स ले रहे हो, सरकार सेस वसूल रहे हो, उस पैसे का सदुपयोग करिए और राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई भी राज्य सरकार हो। उमेश सिंह जी, एक जवाब संदीप त्रिपाठी ने मांगा है और उस जवाब को उस सवाल को मैं भी आपसे कर रहा हूं कि कितने STP प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं। ये भी एक उपलब्धि होगी अगर आप बता देंगे कि देश में या किसी राज्य में इतने STP प्लांट लगाए गए हैं। संयोग से कि संदीप त्रिपाठी जी प्रतापगढ़ से हैं और मैं प्रतापगढ़ से ही हूँ और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा कई साल तक और 2 बार विधानसभा भी प्रतापगढ़ से ही लड़ा हूँ। आप ये देखें कि आज स्थितियाँ कहाँ से कहाँ पहुँची है। जितने प्लांट से आज 90% प्लांट जो है वो बंद पड़े थे, आज एक भी प्लांट बंद नहीं है, सारे प्लांट चल रहा है। प्रभु आज प्रयागराज का चल रहा है, वो पूछ रहे हैं रायबरेली का चल रहा है क्या? प्रयागराज का चल रहा है, रायबरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी को आपने खत्म कर दिया। उनको शांत कराइए। ये लोग सब खत्म कर दिए, बेच गए पूरे प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली और प्रयागराज को। अभी इसके बारे में क्या बोलेंगे कांग्रेसियों को? प्रयागराज का ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ईमानदारी से बताइए, मैं कल वीडियो भेजूंगा आपको। उमेश सिंह जी, प्रयागराज का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है, वो पूछ रहे हैं।
आप पूछिए कि कितने दिन ये चलाए थे और आज पोजीशन क्या है, आज उसके चल रहा ऊपर है किस या तरह नहीं का चल रहा है, ये आज बताइए। आज आप चेक कराइए, आज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल अभी बंद आपको है, जानकारी नहीं बिल्कुल है। बंद है, कहिए तो मैं वीडियो भेज दूं। लेकिन चलिए अभी- हम और हम बनाया सबसे- हुआ कांग्रेस का ही है। उमेश सिंह अब एक जी, नाम उमेश ले सिंह जी, सकता संदीप त्रिपाठी जी, मेरा सवाल ये है कि प्रतिबंध जायज हैं, लेकिन क्या जो जिन चीज़ों पर प्रतिबंध है, क्या वो जिम्मेदार नहीं है जो इन प्रतिबंधित सामानों को, सामग्री की बिक्री कर रहे हैं? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और कार्रवाई बाद में होनी चाहिए? पहले तो ये जांचा जाना चाहिए कि वो आखिर प्रतिबंध के बावजूद भी चीज़ें उपलब्ध कैसे हो रही हैं, कौन उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कौन उत्पादन उनका कर रहा है। ये चीज़ें, हर प्रतिबंध आम आदमी उसको सह लेगा, उसका जुर्माना भर देगा। एक आदमी मोटरसाइकिल लेके अपनी पत्नी को बिठा के घर से जाता है, कभी हेलमेट उसका रह जाता है तो उसका चालान बन जाता है, बनवा लेता है। 50 रुपए की सब्जी लेने जाता है, 500 का चालान बनवा लेता है। लेकिन क्या कार वाले से भी पूछा जाता है कि चालान आपने बेल्ट लगाई नहीं लगाई? तो इसी तरह आम आदमी तो प्रतिबंधों में जी लेगा, लेकिन जो जिम्मेदारी सरकारों की है वो जिम्मेदारी पूरी होना आवश्यक है कि नहीं है? मैं संदीप त्रिपाठी और उमेश सिंह दोनों आपसे पूछ रहा हूं ये बात एक एक करके। निश्चित तौर पे चंद्रशेखर जी, मैं बिल्कुल पूरी तरह से इससे सहमत हूँ। निश्चित तौर पे जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके ऊपर पूरा कंप्लाइन होना चाहिए और न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। वो कोई भी पार्टियां हो, झूठ बोले, हवा में बात करें, बिना जानकारी की बात करें, वो अपनी अपने तक सीमित है और वो जनता समझती है, देखती है कि कौन काम करने वाला है और कौन केवल बोलने वाला है। बिल्कुल, जल्दी से संदीप त्रिपाठी जी अपना भी जवाब दे दीजिए आप संक्षिप्त रूप से। देखिए बहुत अच्छी आपने बात कही और मैंने पहले ही इस बात को उठाया कि जिस प्रकार से शहरों में एसी का इस्तेमाल हो रहा है, शॉपिंग मॉल में जो है बेवजह बिजली का उपयोग अत्यधिक हो रहा है, जो कि कम किया जा सकता है। इन सब पर भी बात करने की जरूरत है और इन सब पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। जो है एक जो है आम व्यक्ति के ही लेकिन अधिकारों का हनन होता रहे। लेकिन कौन लगाएगा? संदीप त्रिपाठी, उमेश सिंह जी, कौन लगाएगा ये प्रतिबंध? आप दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हैं, अगर आप ही नहीं कर पाएंगे तो कौन कर पाएगा? बड़ी शर्मिंदगी की बात है, राजनीतिक बयान जारी होते हैं लेकिन आप गंभीरता नहीं रखते मुद्दों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिबेट से जुड़ने के लिए। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पटाखों पर बिक्री को लेकर बैन है और बैन को लेकर चिंतन जारी है। हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से मुस्कान। मुस्कान, पटाखों पर बैन है और इस बैन को लेकर तमाम राज्यों में हलचल है और राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल त्रिशूल जी, देखिए राजनीतिक बयान तो इस पर आएंगे ही, बयानबाजी इस पर होगी, ये आम सी बात है। लेकिन सबसे अहम बात है, मैं अभी सुन रही थी आपको जब आप बता रहे थे, दोनों प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे, ये बात वाकई जायज़ है कि प्रतिबंध जो है वो जायज़ है, प्रतिबंध लगे। लेकिन अगर वो प्रतिबंध लग रहे हैं तो उन पर, प्रतिबंधों पर उनकी उल्लंघना ना हो, ये भी सरकार का कर्तव्य है। क्योंकि देखिए ग्रीन पटाखे हर जगह कहा गया है कि आप ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे अहम बात जो ये है नोटिस करने वाली, वो ये है कि अगर आप ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल की अनुमति दे रहे हैं तमाम जनता को, तो वो ग्रीन पटाखे वाकई ग्रीन पटाखे होने भी चाहिए। क्योंकि हम बार बार बाजारों में यही चीज़ें देखते हैं कि जो ग्रीन पटाखे होते हैं उन पर टैग ग्रीन पटाखों का लगा दिया जाता है, लेकिन उसमें भी केमिकल की भरमार होती है और केमिकल से ही वो पटाखे जो हैं वो बनाए जाते हैं। यानी कि प्रदूषण तो वही रहा, आपने तमाम प्रतिबंध तो लगा दिए, लेकिन उन तमाम प्रतिबंधों का जो जिम्मेदारी है आपकी पालना करवाने की, वो भी आपकी जिम्मेदारी है, वो आप किस तरीके से निभाएंगे। अभी आप दिल्ली की ही बात ले लीजिए, क्योंकि केजरीवाल सरकार जो है उसने पहले से ही पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही। लेकिन बावजूद इसके हमने देखा होगा, तस्वीरें हमने देखी है, चाहे वो हरियाणा से हो, पंजाब से हो, यमुनानगर से हो, तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से पटाखे जो हैं वो जनता, आम जनता ही छुप छुप कर लेकर आ रही है। कुछ व्यापारी जो ऐसे हैं वो पटाखे लेकर आ रहे हैं और ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को कैसे रखा जाएगा, ये तमाम चीजें भी अहम होगी। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में देखिए AQI जो है वो हर बार खतरे के निशान से ऊपर रहती है और अभी कुछ समय बाद पराली भी जलने वाली है, क्योंकि लगातार जब ये बातें सामने आती है कि पराली जलेगी तो प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा।
त्योहार नज़दीक है, फिर चाहे वो दिवाली हो, क्रिसमस हो, नया साल आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, और इसी के साथ नवंबर और दिसंबर में शादियों का सीज़न चलने वाला है। इसमें भी हमें पता है आतिशबाजी जो है वो सबसे अहम रहती है शादियों में या फिर किसी भी त्यौहार में। ये आतिशबाजी अगर होती है तो आप सिर्फ एक त्यौहार को टारगेट नहीं कर सकते। आपने कहा कि आप दिवाली पर पटाखे नहीं जलाएंगे, लेकिन आगे की जो स्थितियां हैं उसको आप किस तरीके से सुधारेंगे, और दिल्ली में जो AQI लगातार खराब स्तर पर पहुंचता जा रहा है उसको आप किस तरीके से सुधारेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मात्र पटाखों से तो प्रदूषण नहीं होता, प्रदूषण आप जिस तरीके से वाहन का इस्तेमाल होता है उनसे भी प्रदूषण होता है। आप इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से रोकेंगे, ये सरकार के लिए सबसे अहम है। ये बात जायज़ है कि पटाखे जो हैं उन पर प्रतिबंध लगना जायज़ है, क्योंकि तमाम त्यौहार हैं वहाँ पर पटाखों का इस्तेमाल होता है। आपने ग्रीन पटाखे बता दिए हैं, लेकिन ग्रीन पटाखों के लिए भी कुछ नियम है, वो मैं जिक्र करना चाहूँगी। यहाँ पर देखिए, तय लिमिट से आवाज़ और धुएं वाले पटाखों को ही कोर्ट, जो ग्रीन पटाखे हैं या फिर यूँ कहे कि इको फ्रेंडली पटाखे इनको माना जाता है। ये कोर्ट के आदेश हैं कि जो पटाखे होंगे उनकी आवाज़ भी लिमिट में होनी चाहिए और उनसे जो धुआं निकलने वाला है वो भी लिमिट में होना चाहिए, तभी उनको ग्रीन पटाखे की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं पटाखों से वही केमिकल निकल रहा है जो बैन पटाखों से निकल रहा है, तो फिर आपने आखिर प्रतिबंध लगाए कहाँ? अब सरकार किस तरीके से इन तमाम सुविधाओं को रखती है जनता के लिए, या फिर यूँ कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके लिए राज्य सरकारों ने कहा है कि जो तमाम प्रतिबंध है इनकी पालना के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन अब इन आदेशों का पालन किस तरीके से करवाया जाएगा, तमाम जो मिलावट मिठाई में होती है या फिर यूँ कहें पटाखों में मिलावट होती है, उनको किस तरीके से उन पर नजर रखी जाएगी और उनको फिर सुधार किया जाएगा, ये सबसे अहम बात होगी देखने वाली। जी मुस्कान, ये जो सारे प्रतिबंध हैं सब अपनी अपनी जगह जायज़ हैं और आम आदमी इनका पुरजोर तरीके से हर चीज़ का नियम कायदे में चलना चाहता है। लेकिन जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि आखिर इतने प्रतिबंधों के बावजूद इनको बना कौन रहा है, इनको बेच कौन रहा है। तो कभी ये जांच भी होना आवश्यक है कि आम आदमी जहाँ पर उसको सारी चीज़ें, जो प्रतिबंध जिन चीज़ों पे है वो सारी चीज़ें बाज़ार में सुलभ हैं, सारी चीज़ें बिक्री के लिए तैयार हैं, तो फिर उसके खरीदने पे ही क्यों प्रतिबंध है, बेचने पे भी होना चाहिए। बिल्कुल त्रिशूल जी, यही तो मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी बात रखी कि हम बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। स्वास्थ्य का खिलवाड़ का जिक्र उन्होंने किया कि अगर आप पटाखे जलाएंगे तो AQI बहुत ज्यादा होगा, जिसमें क्योंकि देखिए जिस तरीके से अस्थमा, दमा, ये तमाम चीजों के जो मरीज होते हैं उनको इस धुएं से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और इसी वजह से वो उन लोगों के जो स्वास्थ्य है वो ज्यादा खराब होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का तो जिक्र कर दिया, लेकिन बात का जिक्र तो देखिए अगर सोचने वाली बात है तो इस पर भी होना चाहिए कि मिठाइयों में मिलावट लगातार होती है। अभी त्योहारों का सीजन है तो हर चीज में आपको मिलावट देखने को मिलेगी, मात्र धुएं से ही तो नहीं स्वास्थ्य खराब होगा ना। तमाम चीजों पर उनके सुधार की जरूरत है और सरकार को इस पर, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया, क्योंकि पटाखों पर आदेश पहले भी था, चाहे वो ग्रीन पटाखे हो चाहे फिर तमाम जो पटाखे उन पर आदेश पहले से 2018 से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश जारी किए हुए हैं। अभी भी आदेश जारी कर दिया है एक बार फिर से, लेकिन अब जो राज्य सरकारें हैं उनको ही इस पर ध्यान रखना होगा कि आप इन तमाम चीजों में सुधार किस तरीके से करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, आपने भी आदेश दे दिए, बावजूद इसके जो पटाखे हैं वो बेतहाशा बिक रहे हैं या फिर जनता चला रही है, आपने समय निर्धारित कर दिया है 2 घंटे का, उस 2 घंटे में भी आप पूरी जनता के सामने ये पता लगा पाएंगे कि वाकई वो मात्र ग्रीन पटाखे हैं या वही एक्सप्लोजिव पटाखे हैं जिन पर बैन लगाया गया है। वैसे आमतौर पे जब दिवाली का पूजन होता है तो 20 मिनट 25 मिनट ही पटाखे चलाए जाते हैं और वो मुहूर्त के बाद इतना ही समय होता है पटाखे चलाने का। लेकिन अब चूंकि समय सीमा तय कर दी गई है तो ये भी देखना होगा कि वो ग्रीन पटाखों के भीतर, जैसा आपने कहा कि क्या पता ग्रीन पटाखों के भीतर ही वैसे के वैसे पटाखे हों, सिर्फ कहने भर के लिए वो ग्रीन पटाखे हों, और इसकी जांच के लिए क्या रेगुलेटरी बनाई गई है कि वो ग्रीन पटाखे हैं या नहीं है, इस बात को कौन तय करेगा। तो ये बड़ा जो आम इंसान बेचारा विपदाओं में फंसा रहता है कि अब ग्रीन पटाखे कहाँ से लाएं, उसके पास तो पटाखे खरीदने के ही एक सीमित पैसे होंगे तो वो पटाखे लेके आएगा। अब ऐसे में वो पटाखों में भी ग्रीन पटाखे लेके आए तो ये लगता नहीं कि आम इंसान के जीवन को और दूभर करने की कोशिश की जा रही है। किसी प्रतिबंध के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन तमाम चीज़ों में उसका जीवन, जहां आधी आबादी के पास जो लोग कचरा प्रबंधन की बात हम कर रहे थे, जो लोग डंपिंग यार्ड के पास रहते हैं, क्या उनकी सांसें पूरी तरह महफूज हैं?
क्या उनकी सांसों में जहर नहीं घुल रहा है तो महज पटाखा चलाने से जहर घुल जाएगा? तो ये चीज़ें बहुत अनुसंधान विश्लेषण की है मुस्कान। ये देखना होगा कि कैसे जीवन को स्वच्छ बनाएं, उसके लिए सारे प्रयास सरकारों को करने होंगे, समन्वित प्रयास सरकारों को करने होंगे, तभी ये चीज़ें सफल हो पाएंगी। बिल्कुल त्रिशूल जी, ये सवाल वाजिब है और ये सवाल सरकारों से पूछना भी लाजमी है, क्योंकि देखिए तमाम जो चीज़ें हैं, अभी हमने कितनी ही बार ये चीज़ें देखी हैं कि जब प्रधानमंत्री को आना होता है तो जैसे अभी हमने पिछले ही साल ये चीज़ें देखी थी, प्रधानमंत्री का दौरा था, लेकिन उस समय जब उनका दौरा था उस समय में तमाम चीज़ों की सफाई करवा दी गई, वहाँ पर दीवारें खड़ी करवा दी गई, वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया। लेकिन आम जनता जब इस तरीके से डंपिंग यार्ड के पास रह रही है, गंदगी के पास, गंदे नालों के पास रह रही है, गरीब तबके के जो लोग हैं वो जब वहां पर रह रहे हैं, तो आखिर उनका ध्यान कौन रखेगा? आपने एक पटाखा बैन कर दिया है, लेकिन पटाखे ही बैन करने से, आतिशबाजी को रोकने से ही ये चीजें नहीं होंगी। अगर आपको वाकई सुधार चाहिए AQI में, तो आपको तमाम चीजों को रखना होगा। अगर आप वाकई बुजुर्गों, बच्चों और तमाम जो हमारे देश की जनता है उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, तो आपको ये तमाम चीजों की चिंता करनी होगी कि आखिर देश की जनता रह कैसे रही है। ये जो प्रतिबंध अलग अलग राज्यों में लगाया गया है और इसको लेके जो सरकारों ने, राज्य सरकारों ने जो रेगुलेटरी जारी की है, जो अपने अपने नियम कायदे लागू किए हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं, खबर तैयार कर रहे थे आप, लोगों से, कई लोगों से, विशेषज्ञों से आपने बात की मुस्कान, तो आपको किस तरह का रुझान उन लोगों से देखने को मिला कि ये कैसे पूरी तरह से क्रियान्वित हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए आम जनता का अगर बात करें, आम जनता का रुझान सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो गरीब तबका होता है वो पटाखे खरीद नहीं पाता, लेकिन आतिशबाजी एकमात्र दिवाली ही लोगों के लिए ऐसा त्यौहार है जब वो पटाखे जलाते हैं। या फिर यूं कहें कि आम जनता, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास तो दिए जलाने तक के पैसे नहीं होते, वो पटाखे कहाँ से लेकर आएंगे? उन लोगों का सिर्फ ये कहना था कि हम देखने मात्र से ही खुश हो जाते हैं। अगर हमें देखने से ही खुशी मिलती है तो उसके बावजूद भी अगर सरकार इन चीजों पर प्रतिबंध लगा रही है तो फिर सरकार को इस पर सोचना होगा, क्योंकि देखिए सभी के लिए सोचना जरूरी है। ये आम जनता की राय है जिस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आम जनता ने ये बातें कह दी। अब मानसिकता हमारी किस तरीके की है भारत की, ये हम सभी जानते हैं। हमें जिस चीज से रोका जाता है हम उसी चीज को ज्यादा करते हैं। 2 घंटे का समय दिया गया है, ग्रीन पटाखे दिए गए हैं, लेकिन अभी भी तमाम जो जनता है वो यही पटाखे ढूंढ रही है। देखिए, अगर आपको दिल्ली में पटाखे नहीं मिल रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, आप बेशक सहारनपुर जा रहे हैं, आप हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ पर्यावरण विशेषज्ञ अमीना शेरवानी जुड़ चुकी हैं। अमीना शेरवानी, स्वागत आपका ANB पर। नमस्कार अमीना जी, ये जो सब बातें चल रही हैं, सब चीज़ें अपनी जगह जायज़ हैं, लेकिन आम इंसान के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उसका जीवन लंबा करना है या उसके जीवन को सुरक्षित करना है तो सभी स्तर पर कार्य होना जरूरी है, बजाय एक स्तर के। जी हाँ, दिवाली तो हमारे लिए प्रतीक लेकर आती है और हमको इसको प्रतीक के मायनों में ही समझना चाहिए कि अगर हम अपनी दिवाली को पोल्यूशन फ्री बनाएंगे तो हम अपने पूरे जीवन को पोल्यूशन फ्री बनाने की ओर अग्रसर होंगे। अगर हम ये नजरिया रखेंगे कि अरे वैसे ही हम सड़ रहे हैं, वैसे ही हम मर रहे हैं, वैसे ही हम कचड़ों में दबे हुए हैं, दिवाली को हम और भी ज्यादा संगीन बना लें, तो ये फिर हमारी बेवकूफी होगी। दिवाली को प्रतीक मानिए, दिवाली को साफ कीजिए और दिवाली के बाद हर दिन आप पोल्यूशन के खिलाफ लड़िए, कानून बदलवाइए, अपने रंग ढंग बदलिए, अपनी सरकार के रंग ढंग बदलिए, तभी तो इतनी बड़े युद्ध को हम जीत पाएंगे। दिवाली आखिर है क्या? रामचंद्र जी लौटे थे, विजयी होकर लौटे थे, अपनी पत्नी को वापस लेकर लौटे थे, रावण को पराजित करके लौटे थे। तो हमको भी तो कई रावणों को पराजित करना है। हम तो कहते हैं भैया एक रावण है तो चलो दूसरा भी हो जाए, तीसरा भी हो जाए, कितने रावण हैं, एक और रावण को हम न्योता खुद और दे दें। तो ये मानसिकता बदलने के लिए ही दिवाली आती है। इसीलिए हमें दिवाली के इस मौके को इस्तेमाल करते हुए दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि दिवाली पोल्यूशन फ्री करेंगे और अपने जीवन को पोल्यूशन फ्री करने के लिए लड़ेंगे और हिम्मत से लड़ेंगे, निडर होकर लड़ेंगे, सरकारों से लड़ेंगे, अपने पड़ोसियों से लड़ेंगे, अपने अंदर के रावण से भी लड़ेंगे, क्योंकि हम सब अपने आप में भी पोल्यूटर्स हैं। हम सब ही पोल्यूटर्स हैं, कोई दूसरा आकर हमारी धरती को पोल्यूट नहीं कर रहा है बाहर से, हम ही पोल्यूटर्स हैं। अमीना जी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल जो आपने कही है वाजिब बातें हैं, जायज़ हैं, लेकिन इसके बराबर और सारी कार्रवाइयाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह जीवन के उत्थान की बातें हो रही हैं तो वो उत्थान हर एक स्तर पे होना चाहिए।
मैं जनता से बार बार कहती हूँ, जनता ने राम मंदिर मांगा, जनता को राम मंदिर मिल रहा है। जनता जो मांगती है नेता मजबूर होते हैं वही उसको देने के लिए। अब जनता हिंदू मुस्लिम झगड़े मानती है तो नेता वही देंगे। जनता औरतों के खिलाफ मुहिम चाहती है कि भाई औरतों से नफरत करो, तो नेता भी वही करेंगे। नेता तो मजबूर आइटम है, जो जनता उससे डिमांड करेगी नेता वही करेगा। नेता है क्या, नेता की औकात क्या है इस देश में? कुछ भी नहीं है। हम लोग हैं जो एजेंडा को ड्राइव करते हैं। भारत की जनता अगर मंदिर चाहती है, अगर मस्जिद चाहती है, अगर नमाज चाहती है, अगर पूजा चाहती है, अगर पेड़ काट काट कर वो मंदिर बनाना चाहती है और मस्जिद बनाना चाहती है, तो सरकारें बनाएंगी, क्योंकि सरकारें हमारी मोहताज हैं। हम लोग सरकार के मोहताज नहीं हैं। ये बात अगर हम लोग समझ लें कि हम मोहताज नहीं हैं, सरकारें हमारी मोहताज हैं डेमोक्रेसी में, तो हम लोग कुछ भी करवा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को ही आदत पड़ चुकी है गलाजत में, गंदगी में, पोल्यूशन में जीने की। हम लोग हंसते हैं, कहते हैं अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हमें कुछ होता नहीं है। होता है। आपको मालूम होगा कि करीब 6 मिलियन हिंदुस्तानी हर साल पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। मौतें हो रही हैं। कोविड पर तो हम इतना रो लिए, बाकी बीमारियों पर हम इतना रोते हैं, मगर 6 मिलियन हिंदुस्तानी पिछले 20-25 सालों से, जब से पोल्यूशन की मात्राएं बढ़ना शुरू हुई हैं, हर साल 6 मिलियन हिंदुस्तानी मर जाते हैं। और बाकी जो हम बचते हैं, हम सब की जिंदगी के कई साल कम हो जाते हैं। और कम होने के बाद भी हमारी जिंदगी की जो क्वालिटी होती है वो भी कम होती चली जाती है। खांसते, छींकते, सांस फूलते हुए हम लोग जी रहे हैं। कैंसरों के साथ हम लोग जी मर रहे हैं। ये सब केवल पोल्यूशन की वजह से है जी। और ये पोल्यूशन तमाम स्तरों पर समाप्त होना चाहिए। हवा का पोल्यूशन है, पानी का पोल्यूशन है, धरती का पोल्यूशन है, और हमारे दिलों और दिमागों का पोल्यूशन है जी। हर चीज का पोल्यूशन है। इसकी वजह से जब हमारी धरती जो है पोल्यूटेड हो जाती है, तो हमारे शरीर भी पोल्यूटेड हो जाते हैं, और वही हमको कैंसर में और जितनी भी डायबिटीज, जितनी भी बीमारियां हैं, ये सब पोल्यूशन की वजह से। एक और पोल्यूशन का स्रोत है जिस प्रकार का खाना हम लोग खाने लगे हैं। पहले चीनी नहीं होती थी हमारी जिंदगी में, ये गेहूं चावल इस तरह के पॉलिश्ड नहीं होते थे हमारी जिंदगी में। हम लोगों ने अच्छी हरी सब्जियों को खाना, जो लोग मीट अंडा खाते हैं उन्होंने अच्छा मीट खाना छोड़ दिया है। सब लोग मशीनों का, फैक्ट्रियों का उगा हुआ, मुर्गी है तो उसको भुट्टा खिला खिला के, कॉर्न और ग्रेन, जबकि मुर्गी प्राकृतिक भोजन खाती थी जमीन से। जो हमारे बकरे थे वो प्राकृतिक भोजन घास का खाते थे, और कुछ पेड़ पौधे खाते थे। इन सब को अब हम लोगों ने बंद कर करके, अगर हम मीट खा रहे हैं तो वो हम अनहेल्दी मीट खा रहे हैं, पोल्यूटेड मीट खा रहे हैं। अगर हम सब्जियां खा रहे हैं वो भी अनहेल्दी खा रहे हैं। हमारा दूध जो है इंजेक्शन लगा लगा के गैया को दुख दे देकर हम लोग दूध निकाल रहे हैं। तो किसी भी चीज में जो खाने की शुद्धता थी वो रही नहीं, क्योंकि हर चीज का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया और हम लोग हद से ज्यादा खा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी अगर आप देखेंगे कि रोटियों का पहाड़ हम ठूसते हैं, चावल का पहाड़ हम लोग ठूस लेते हैं, और एक कटोरी सब्जी होना उल्टा चाहिए। सब्जी हमको 3-4-5 कटोरी खानी चाहिए, 2-4-5 पीस फल के खाने चाहिए रोज, एक आध दही का कटोरी खानी चाहिए, एक आध गिलास दूध हो जाए अगर हमें अच्छा दूध मिल रहा है, और थोड़ी सी रोटी और चावल और बाजरा या जो भी ग्रेन्स हमको खानी होती थी। हम लोग ने हर चीज की मात्रा उल्टी की हुई है। ये तो अमीना जी, आम आदमी 2 वक्त का खाना खा ले वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब चीजें तो मैं बता रही हूँ, ये रोटी चावल हमको बहुत महंगा पड़ता है सेहत के हिसाब से। फिर रोटी चावल ठूस ठूस के हम डॉक्टर के घर में बैठे होते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। और ये बेवकूफी अमीर भी कर रहे हैं, सिर्फ गरीब नहीं कर रहा है। जिसके पास पैसा है वो भी उल्टा खाना खा रहा है, जिसके पास नहीं है बल्कि वो शायद ज्यादा अच्छा खाना खा रहा है। वो सिर्फ मौसम की सब्जी खा रहा होगा, वो इधर उधर की मंगाई हुई दूर दराज की सब्जियां और फल नहीं खा रहा है, वो मौसम की सस्ती चीज ही खा रहा है जो उसके लिए बेहतर है। अमीना जी, ये हवा से तो पॉल्यूशन दूर हो जाएगा, इसको प्रयास प्रतिबंध लगाए गए हैं, हो जाएगा, लेकिन ये जो जीवन में पॉल्यूशन, जो प्रदूषण फैला हुआ है, ये कैसे दूर होगा? देखिए, ये हमारे हाथ में है, कोई दूसरा आकर तो पोल्यूशन फैला नहीं रहा है। हम ही लोग झूठी अफवाहों को हवा दे देकर, एक दूसरे से नफरत कर करके, और इतनी पोलराइजेशन हो गई है हमारे समाज में। मर्द औरत के खिलाफ खड़े हैं, औरतें मर्दों के खिलाफ खड़ी हैं, कांग्रेसी भाजपाई के खिलाफ खड़े हैं, लेफ्टिस्ट सबके खिलाफ खड़े हैं, और हिंदुत्ववादी एक तरफ है, इस्लामित्व वाले दूसरे तरफ हैं। ये जो पोलराइजेशन है ये हमारे समाज के लिए
सारे तत्व हमारे समाज में हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, मगर इतने एक दूसरे के खिलाफ कभी खड़े नहीं हुए थे। एक दूसरे से बतियाते थे, बातचीत करते थे, एक दूसरे के नजरिए को समझते थे। इसी प्रकार हमारा समाज इतना डाइवर्स होने के बावजूद इतनी अच्छी तरह से चला है, इतनी स्मूथली चला है। उस पोल्यूशन को भी हमें कम करना है। और हम देखते हैं कि जब केमिकल पोल्यूशन हमारी जिंदगी में आ जाता है, हमारे दिमाग पर भी असर करता है। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लोग को गुस्सा आने लगता है। ये सब केमिकल इम्बैलेंसेस हमारे ब्रेन में हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने पर भी आमादा हो गए हैं। सब कुछ रिलेटेड है। जीवन को होलिस्टिक रूप में देखा जाए और दिवाली को प्रतीक मानकर कि दिवाली पर प्रदूषित करने वाले पटाखे न चलाकर हम प्रदूषण मुक्त होने की मुहिम का बुगल आज से बजाएं। और इसको आज पटाखे नहीं, कल हवा का प्रदूषण, कचरे का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, हर चीज के प्रदूषण को इस पूरे साल कम करें और अगली दिवाली तक पोल्यूशन लेवल्स को हम आधा कर दें। दिल के, दिमाग के, पर्यावरण के सब पोल्यूशन लेवल्स को आधा करने का प्रयत्न करें। अगली दिवाली फिर उनको आधा करने का प्रयत्न हम प्रतिज्ञा करें। इसी प्रकार से अगर हर दिवाली हम ये प्रतिज्ञा करें, पूरे वर्ष उस पर पालन करें, तो आप देखिएगा हम लोग सेहतयाब हो जाएंगे, हम लोग खुशहाल हो जाएंगे। गरीब होंगे या अमीर होंगे, जो भी होंगे, हम एक बेहतर जिंदगी जिएंगे। और दिवाली को आप मौका समझिए, दिवाली के प्रतीक को समझिए, राम ने जो हमको मैसेज दिया है उसको समझिए कि हर प्रकार के प्रदूषण को, हर प्रकार की विभत्स चीजों को, हर प्रकार की क्रूअल्टी को, हर प्रकार की गलत चीजों को खत्म करके एक नई जिंदगी शुरू की जाए। ये प्रतीक है दीपावली का। इस प्रतीक को समझकर इस प्रतीक को जीवित कीजिए और इस प्रतीक को अगर हम लोग सचमुच अगर समझकर अमल करने लगेंगे तो आप देखिएगा अगली दिवाली तक आपकी जिंदगी कम से कम 50% तो इम्प्रूव हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। अमीना जी ने बात कही है मुस्कान के जीवन में हवा से ज़्यादा जहर और जो नफरत घुली हुई है उसको भी कहीं निकालेंगे तो शायद दिवाली और देश का हर एक दिन, दुनिया में हर एक दिन त्योहार हो सकता है नया। सुन रही थी, उन्होंने बहुत अहम बातें कही और ये बातें जो है वो वाकई वाजिब हैं। लेकिन मैं अमीना जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी, हम बिना मिठाई के तमाम त्योहार मना लेंगे, बिना पटाखों के दिवाली मना लेंगे और बिना रंगों के हम होली मना लेंगे, लेकिन प्रदूषण की जिम्मेदारी जो सरकार की है उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकारें आखिर हमारे लिए क्या, क्योंकि सरकारें क्या कर रही हैं? उन्होंने बैन कर दिया, लेकिन उनसे उम्मीद हम क्या कर सकते हैं? हम जनता को मिलकर सरकार को जोर की लताड़ लगानी होगी। दिवाली पर ना तो हमारी मिठाइयाँ शुद्ध बची हैं, इतना जहर घूम रहा है और सरकार कभी किसी को पकड़ के कोई पनिशमेंट नहीं दे पाती। यूं तो सरकार हमारी जिंदगी में घुस चुकी है, घर घर में, हमारे फ्रिज के अंदर, हर चीज के अंदर घुसी हुई है। मगर जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो हमको कंडम तो एक अलग चीज है, जहरीला डेंजरस माल, खतरनाक माल बेच रहे हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं लगा पाई। पटाखों का जहां तक सवाल है, ये तो हमारी सभ्यता का अंग ही नहीं थे, यहाँ गन पाउडर होता ही नहीं था, ये तो चीन ने इजाद की थी इसकी। भारत में तो हम काफूर जलाते थे, भारत में तो हम संदल जलाते थे, भारत में तो हम इतनी सुगंधित चीजें जलाते थे जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध करती थीं और जिससे मक्खी मच्छर सारे कीटाणु मर जाते थे, जिससे बीमारियां मर जाती थी, जिससे वातावरण शुद्ध होता था। बबूल की लकड़ी जो हमारी हवन सामग्री है, वही हम हमारी जो अग्नि से हम अपने आप को पवित्र किया करते थे, हवन करके सब चीजें शुद्ध उसमें डाल के, ये हमारी परंपरा। मैं तो कहूंगी कि घर घर हवन हो इस दिवाली, हर बगीचे में, पार्क में, बजाय पटाखे जलाने के हम लोग मिलजुल कर सामूहिक हवन करें, शुद्ध सामग्री का प्रयोग करके, और उस हवन से हम अपने वातावरण को प्रदूषण से बचाएं और बल्कि प्योरिफिकेशन करें। प्रदूषण से बचाना तो एक चीज है, उससे तो क्वालिटी ऑफ एयर इंप्रूव होने लगेगी। हर बगीचे में हम लोग तुलसी लगाएं, 5 प्रकार की तुलसियां हमारे भारत में हो। हम तुलसी का देश है। अब हम लोग तो न जाने कितनी गंदी गंदी वीड्स का और मतलब जिन्हें कहते हैं खरपतवार का देश बन चुके हैं हम लोग। हमारी सड़कों पे खरपतवार है, विदेशी पौधे हमारी सड़कों पे हैं जो कभी हमारे भारत में हुआ ही नहीं करते थे। हमारा शीशम, हमारा कीकर, जो देसी कीकर, हमारा जो बबूल, हमारी जो नीम, हमारे जो पीपल के वृक्ष होते थे और बड़ के वृक्ष होते थे, इन सब चीजों को दोबारा उगाना शुरू करें और अच्छी हर्ब्स को उगाएं। घर घर पुदीना हो, धनिया हो, जो चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं वो हम लगाएं अपने बगीचों में, अपने गमलों में, अपने पार्कों में।
मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ब्रह्मी हैं, कितने कितने सारे पौधे हैं जो हवा को और धरती को इतना रिच बना देते हैं, वो कहाँ गए? बस एक पटाखे जो कि हमारी पद्धति में नहीं थे, जो कि हमारी संस्कृति में नहीं थे, उनको पता नहीं चाइना के बने हुए पटाखों को हमने कैसे देशभक्ति का प्रतीक बना लिया, मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती। और अपने जो देश के प्रतीक थे, तुलसी है, कापूर है, इनको हम लोग न जाने कहाँ गुम कर दिया है। लेकिन अमीना जी देखिए, सवाल तो एक बार फिर से वही खड़ा होता है ना। देखिए, बहुत अच्छी बात है आपने कही, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, बताती है हम किस तरीके से शुद्ध रह सकते हैं। हवन से हम बार बार हवन अब भी लोग करवाते हैं ताकि हवा शुद्ध हो और तमाम चीज़ें हमारी अच्छी हों। लेकिन वो जो हवन की सामग्री है, अब उसमें ही अगर शुद्धता नहीं होगी तो फिर हम कैसे शुद्ध कर पाएंगे हवा को? सवाल फिर से वही है। यहाँ पर सरकार आती है कि जो खाना पीना, हवन सामग्री जो हमें धूप मिल रही है, अगरबत्तियां मिल रही हैं, वो केमिकल से बन रही हैं कि सचमुच अच्छी चीजों से बन रही, इस पर सरकार के मापदंड होने चाहिए। जो लोग गलत किस्म की चीजें बना रहे हैं उनको जेल की सजा होनी चाहिए। ये डिमांड हम लोग को करनी चाहिए, इसके ऊपर हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए, सड़कों पर निकलना चाहिए। आफ्टर ऑल ये हमारी जिंदगी का सवाल है, उसके लिए हम लोग कभी नहीं निकलेंगे। हमारे गुड़गांव में अभी वो मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं कहीं, तो सारे हिंदू हमारी संस्थाएं निकल आएंगी कि नमाज रोको, मगर प्रदूषण रोको के वक्त सबको सांप सूंघ जाते हैं, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी बराबर के सांप सूंघ जाते हैं उस वक्त, औरतों को भी, मर्दों को भी, अमीरों को भी, गरीबों को भी, तब सब लोग बड़े बिजी हो जाते हैं। किसी के पास समय नहीं होता है एक प्रदर्शन में आने के लिए, एक PIL फाइल करने के लिए किसी के पास समय नहीं होता है। तो ये हम लोग की कमी है। अगर हम लोग ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे अपने आप को मारने वाली, तो हमें खुदा यही दे देगा, हमें भगवान भी यही दे देगा और हमारी सरकार भी ऐसी जिंदगी दे देगी कि मर मर के घिस घिस के हम लोग बीमार होके मरते रहे रोज। गलती हमारी अपनी है। सरकारों को हिलाने का काम जनता का होता है, और अगर जनता लेजी है तो सरकार महालेजी होगी। ये बात आप, जनता आलसी है तो सरकार महाआलसी है। अगर हमारी जनता कमबख्त है तो सरकार हमारी महाकमबख्त है। बिल्कुल अमीना जी, आपने जो कहीं एक वैचारिक अपना गुबार निकाला है, गुबार पूरी जनता का है, ये तमाम उन लोगों का है जो इस उधेड़-बुन में है, जो सोचते हैं कि दरअसल क्या हो और क्या ना हो, लेकिन उसके बीच में एक बहुत महीन सी लकीर है कि आखिर करे कौन, और वो शायद कोई कर नहीं पा रहा है इस समय। करना तो, मैं आज एक चीज कचरे के बारे में मैं बताऊं, हर घर से हर भारतवासी 1 किलो कचरा रोज निकालता है, जिसमें प्लास्टिक होता है, पन्नी होती है, पेपर होता है, सब्जियों के छिलके होते हैं, मीट अंडे के छिलके, हड्डियां वगैरह होती हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या खाते हैं। ये हम सब 1-1 किलो कचरा निकालते हैं। ये ना भगवान निकालते हैं और मोदी जी भी 1 किलो कचरा ही निकालते होंगे, हो सकता है थोड़ा ज्यादा खाते हो, हट्टे कट्टे हैं, 18 घंटे काम करते हैं, तो हो सकता है वो 1.5-2 किलो कचरा निकाल देते हो। हर भारतवासी अगर अपने कचरे को भी अलग अलग करके, और जिसमें उसमें बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, छिलके हैं सब्जियों के, और जो अंडे के छिलके हैं, और जो किचन और पत्तियों का हमारे बगीचे से वेस्ट निकल रहा है, जिसको ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, उसको हम छोटे छोटे गमलों में डाल के खाद बना के अपने यूज करने लगे, और बाकी प्लास्टिक को अलग, पन्नी को अलग, कंप्यूटर और बैटरी और ऐसी चीजों को अलग अलग करके हम उनके सही जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दें, तो आप समझ लीजिए ये जो 132 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, तो आई थिंक 132 करोड़ किलो ही निकलता होगा कचरा। अगर इसको हम सिरे चढ़ा दें तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। इससे 17% हवा का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा और 90% पानी और धरती का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। तो ये तो हमारे हाथ में है। इसके बाद बचेगा इंडस्ट्री का वेस्ट। इंडस्ट्री भारत में अभी तो पोल्यूशन, अभी तो लॉकडाउन की वजह से बंद भी रही है, तो पोल्यूशन के लेवल थोड़े इंडस्ट्री के कम हो गए। जब हम अपना टैकल कर लेंगे फिर हम इंडस्ट्री को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री भी हम और आप ही में से कोई ना कोई चला रहा है, कोई अजूबा आके तो नहीं चला रहा ना। इस प्रकार से पहले हम खुद से शुरू करें, फिर अपने उद्योगों को पकड़ें। ये काम करने के बाद फिर सरकार से और बड़ी बड़ी बातों पर काम किया जाए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ऑटोमोटिव पोल्यूशन, अगर हम लोग मेट्रो का प्रयोग करें, बसों का प्रयोग करें, साइकिलिंग करना शुरू कर दें, 2-4 किलोमीटर पैदल चलना शुरू कर दें, अपने व्हीकल्स का पोल्यूशन भी हम आधे से आधा कर लेंगे। फिर व्हीकल्स भी अब बेटर क्वालिटी की आने लग गई हैं। CNG की ओर हम लोग जा सकते हैं। CNG अब पर्याप्त मात्रा में मिलने भी लगी है, पंप भी बन गए हैं।
जीवन शैली, एयर कंडीशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितने घातक मात्रा में हम लोग निकाल रहे हैं। हमारे गुड़गांव में अब ये 4-4 मंजिल की जो पता नहीं हरियाणा सरकार ने परमिशन दे दी है बिल्डर फ्लैट की, एक एक फ्लैट बनेगा, उसमें 5-5 एसी लगेंगे, यानी एक जगह 20 एसी एक घर से चलेंगे। कितनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगी। पड़ोसी जो होंगे जो फ्लैट में नहीं है वो तो उनकी तो मौत हो जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्या सोच है हमारी सरकार की। और ये सरकार ने अपने आप नहीं परमिशन दी, जनता गई खट्टर जी के पास जाके गुहार लगाई, सारी बिल्डर लॉबी पहुंच गई कि अरे भाई हमें बनाने दो, 4 मंजिल बनाने दो। सरकारों को प्रलोभन दिए जाते हैं, सरकारों को धमकाया जाता है ये काम करवाने के लिए। अमीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुस्कान आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल पटाखों पर प्रतिबंध है और प्रतिबंध कितना फलीभूत होगा ये दिवाली बताएगी, और दिवाली पर किस तरह से पटाखे चलेंगे किस तरह से नहीं चलेंगे और भी आगे गाइडलाइन आ सकती है आने वाले 1-2 दिनों में। बहरहाल देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB।